हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जब तक आगे बढ़ूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को हिमालय के वीर बहुत प्रिय थे। आज इसी बारे में आपको यह जानकारी दे रहा हूं। इतिहास के पन्नों से गायब उन हिमालय वीरों को आज भले ही कोई नहीं जानता, लेकिन यह सत्य है कि इन्हीं महान वीरों के दम पर भारत के प्रथम विशाल मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ था। इन वीरों की इसमें महान भूमिका रही है। यह सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अधिकतर इतिहासकारों ने भले ही उन महान वीरों को भुला दिया है। दोस्तों, भारत के मैदानों में जब वैदिक कार्य सभ्यता पनप रही थी, तो उसी समय हिमालय के ढलानों पर नाग, किरात, कुलिंद, खस आदि की महान सभ्यता फल फूल रही थी। बाद में मैदानों से हिमालय क्षेत्र में गए वैदिक ब्राह्मणों व क्षत्रियों ने हिमालयी सभ्यताओं के साथ घुल मिलकर वैदिक आर्य व खस आर्य सभ्यता का मिलन कर भारतीय सभ्यता के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। परंतु इतिहासकारों की दृष्टि इस ओर कभी नहीं गई। अधिकतर मैदानी लोग आज भी हिमालय की महान सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, लोग आदि कुछ देकर कुछ नहीं जानते हैं। हिमालय उनके लिए सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जहां वे गर्मियों में घूम सकते हैं और आराम परस्ती कर सकते हैं। बस इतना भर है उनके लिए हिमालय का मतलब। हिमालय की संस्कृति, इतिहास, लोक आदि की जानकारी देने के लिए ही यह हिमालय लोक चैनल शुरू किया गया है। आज आपको भारत के उस महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले हिमालय के वीरों की जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि महान आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 321 ईसा पूर्व मानी जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोटस और एंडोकोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था, लेकिन 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो वह अपने देश लौट गया था। उसके लौटने के बाद उसके विजित क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के विजित क्षेत्रों से लेकर मगध के नंद साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए जो सेना गठित की थी, उसमें हिमालय के वीर भी शामिल थे। यह भी कह सकते हैं कि इन वीरों की प्रमुख भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य के विजय यात्रा में रही है। तब हिमालय की ढलानों पर नाग, कुलिंद, खस, किरात आदि जातियां रह रही थी। इनके आयुधजीवी संगठन यानी पेशेवर संगठन थे। ये पेशेवर सैनिक तब मैदानी राज्यों के राजाओं की राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते थे। आचार्य चाणक्य का इन आयुधजीवी सैनिकों पर बड़ा विश्वास था। ये पेशेवर लड़ाकू हिमालयी वीर तब सम्राट चंद्रगुप्त की सेना में अग्रिम हिस्से में रहते थे। मगध साम्राज्य पर इनके दम पर ही चंद्रगुप्त को विजय मिली थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के अग्रिम भाग में हिमालय के वीर रहते थे और इन वीरों को नियमित रूप से वेतन मिलता था। दरअसल बौद्ध उपदेशों के कारण मैदानी क्षेत्रों के सैनिकों में युद्ध के प्रति विरक्ति होने लगी थी। इन उपदेशों में उन्हें बताया गया था कि युद्ध में प्राण देने वालों को नरक गति या पाप योनि में जन्म लेना होता है, जबकि हिमालयी वीर पेशेवर थे
अपने कार्य के प्रति ईमानदार थे, इसलिए आचार्य चाणक्य को हिमालय वीरों की आवश्यकता पड़ी। हिमालय के ये वीर महाभारत के युद्ध में भी अपनी वीरता का परिचय दे चुके थे, इसलिए आचार्य चंद्रगुप्त और सम्राट चंद्रगुप्त के ये हिमालय वीर प्रिय थे। महान लेखक विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस के अनुसार हिमालयी क्षेत्र के राजाओं ने सम्राट चंद्रगुप्त का साथ दिया था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य की विशाल सेना को पराजित करने के लिए हिमालय के किसी भाग के नरेश पर्वतेश्वर या पर्वतक से सहायता ली थी। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार आचार्य चाणक्य ने किरात, कुलिंद और खश आदि युद्धप्रिय लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती किया था। इसी तरह डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद का इतिहास भाग 1 में लिखते हैं कि उसके अधीन शक, यवन, किरात, कंबोज, वहलीक, खस आदि की विशाल सेना ने पाटलिपुत्र को घेर लिया था। पर्वतेश्वर के पुत्र मलयकेतु के अधीन कुलूत यानी कुल्लू नरेश, चित्रवर्मा, मलय नरेश सिंहनाथ, कश्मीर नरेश पुष्कराक्ष, सिंध की उपरली घाटी के नरेश शिंगुशेषण सेन तथा सिंध पार के किसी जनपद के नरेश मेघाक्ष और चंद्रगुप्त की सेनाओं ने मगध पर आक्रमण किया था। इन सेनाओं में खस, गांधार, यवन, शक, कुलैद, कुलिंद आदि थे। यह भी जानने लायक है कि मैदानों के इतिहासकारों ने एक झूठ फैलाया कि चंद्रगुप्त का मित्र पर्वतेश्वर ही पोरस यानी पुरु था, जबकि यूनान के इतिहासकारों के लेखों से साफ है कि सिकंदर के यूनान लौटने के कुछ दिनों बाद ही उसके सेनापति युधामस ने छल कपट से पौरस की हत्या कर दी थी। अर्थात नंदों के मगध पर चंद्रगुप्त की विजय से पहले ही पौरुष मारा जा चुका था। पौरुष यानी पुरु यानी राजा पुरुषोत्तम का राज्य पंजाब के झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। लाहौर के आसपास उसकी राजधानी थी। ग्रीक साहित्य में झेलम और चिनाब नदियों तक के क्षेत्र को असिसनस और हिप्सिस कहा गया है। दूसरी ओर पर्वतेश्वर, जैसा कि नाम से साफ है, वह पर्वतीय राज्य का राजा था। जिन विद्वानों ने पर्वतेश्वर की पहचान पोरस से करने का प्रयास किया, उनके पास इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं थे न है। पर्वतेश्वर पब्बतक के ऐतिहासिक अस्तित्व की जैन परंपरा से भी पुष्टि होती है। मुद्रा राक्षस नाटक में कुलूत यानी कुल्लू, मलय, कश्मीर तथा सैंधव यानी सिंधी की उपरली घाटी के नरेशों का उल्लेख होने से माना जाता है कि पर्वतेश्वर का राज्य कुल्लू से पूर्व में होना चाहिए। जैन ग्रंथों के अनुसार हेमंतकूट के नरेश पर्वतक की सहायता से चाणक्य ने नंद साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। हेमंतकूट हिमालय का क्षेत्र होना चाहिए। कालिदास के अनुसार हेमकूट गंधमादन पर्वत मंदाकिनी नदी की उपत्यका में था। पाली ग्रंथों में गढ़वाल क्षेत्र को हेमंत कहा गया है। बौद्ध वृत्तांतों में भी आचार्य चाणक्य के पर्वतक नामक घनिष्ठ मित्र का उल्लेख मिलता है। यूनान में प्रचलित कथाओं में भी इसी मैत्री का उल्लेख मिलता है। H.W. टॉमस ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इसका उल्लेख किया है। यह भी कहा जाता है कि नंद साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आचार्य चाणक्य ने त्रिगत के राजा पर्वतेश से संधि करके सहायता मांगी थी। जैन धर्म के ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में मिलता है कि चाणक्य हिमकूट आया था। बौद्ध ग्रंथों से भी यह जानकारी मिलती है कि आचार्य चाणक्य का पर्वतक नामक मित्र था। चंद्रगुप्त ने कुलिंद राज्य को सिरमौर की संज्ञा दी थी, जो बाद में सिरमौर बन गया। चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका शासनकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व रहा है। उनके पास एक जटिल सैन्य संरचना थी। यही एक कारण था कि मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल गया था। मौर्य सेना के 4 प्रकार के सैनिक थे: गज यानी हाथी सवार, रथ सवार, तुरंगा यानी घोड़सवार और पाद यानी पैदल सेना। इस सेना का मुख्य भाग कंबोज, यवन, शक, खस, किरात, कुलिंद सहित कई आयुधजीवी यानी पेशेवर योद्धाओं से बना था। यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कुलिंद, कंबोज, पारसी तथा बहली भी रहे थे।
प्लूटार्क के अनुसार सांद्रोकोतस ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों के विशाल सेना से जीत कर अपने अधीन कर लिया था। यह चंद्रगुप्त का नाम है यूनानी भाषा में। कहा जाता है कि आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सेना में चोरों, मल्लेच्छुओं, आठविकों तथा शस्त्रोपजीवियों की श्रेणियों को भी शामिल किया था। आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कहा गया है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, मल्लेच्छुओं, आठविकों तथा शस्त्रोपजीवी यानी आयुध जीवियों से भी करनी चाहिए। सिकंदर के आक्रमण के समय समस्त उत्तर भारत पर घनानंद का क्रूर शासन था। आचार्य चाणक्य ने नंद साम्राज्य को समाप्त करने का संकल्प लिया था। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय आचार्य चाणक्य को दिया जाता है। वैनसांग के विवरण से भी पता चलता है कि सिकंदर ने लगभग 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। वह ब्यास नदी तक पहुंच गया था, जहां उसका मुकाबला पोरस से हुआ था। सिकंदर के सैनिक लड़कर थक गए थे और उन्होंने हिमालय के दुर्गम और बीहड़ क्षेत्रों में जाने से मना कर दिया था। वे लौट जाना चाहते थे और आगे जाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। इसलिए माना जाता है कि उनमें से कुछ सैनिक कुल्लू के मलाना गांव में बस गए थे, तभी मलाना वासी अपने आप को उनका वंशज मानते हैं। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से भी प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के राज्य का पूर्वी भाग में उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। सेल्यूकस 305 ईस्वी पूर्व के आसपास सिंधु के किनारे आया था। ग्रीक लेखक इस युद्ध का ब्यौरेवार वर्णन नहीं करते, परंतु ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा था। अंततः सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था और एरिया यानी हिरात, एराकोसिया यानी कंदहार, परोपनिदाई यानी काबुल और गेदोसिया यानी बलूचिस्तान के प्रांत देकर उसे संधि कर ली थी। ये नाम यूनानी नाम है इन क्षेत्रों के। चंद्रगुप्त ने भी बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे। इस तरह हम मान सकते हैं और कह सकते हैं और दावे के साथ कह सकते हैं कि हिमालय वीरों के कारण ही चंद्रगुप्त ने यह विजय यात्रा संपन्न की थी। तो दोस्तों, आपको यह जानकर अच्छा लगा होगा कि महाभारत के धर्म युद्ध से लेकर विशाल मौर्य साम्राज्य के गठन में भी हिमालय वीरों की महानतम भूमिका रही है और वे आज भी भारत माता की सेवा में लगे हैं। आपको हिमालय वीरों की यह गाथा कैसी लगी अवश्य बताएं। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और अंत में एक और बात, इस वीडियो का जो टाइटल सॉन्ग है वह भी मेरा ही लिखा है। यह गीत पर्यावरण को समर्पित है और इसी चैनल में है। आप इस गीत को भी अवश्य सुनिएगा। जय हिमालय, जय भारत।